दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप जिसका नाम है यूएसएस काल्विन वो अपने अंतरिक्ष के सफर पर आगे बढ़ रहा होता है और उसके सामने अचानक से एक तूफान आ जाता है। अब इस शिप में जो लोग होते हैं वो उस तूफान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा सा शिप उनके शिप के आगे आकर रुक जाता है और वो शिप इतना बड़ा होता है कि उसके सामने एक यूएसएस काल्विन शिप काफी छोटा नजर आता है। अब इसी यूएसएस काल्विन शिप के कैप्टन अब उसी अननोन शिप के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वो अननोन शिप उस काल्विन शिप पर अटैक कर देता है और उसके कई सारे मशीनरीज को वो फेल कर देता है। इसी वजह से वो लोग अब वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो अननोन शिप उस पर हमला करना बंद कर देता है, तभी यूएसएस काल्विन के शिप से उसी अननोन शिप का कैप्टन बात करता है। तब वो उसे ये बताता है कि वो अपने कैप्टन को उस शिप पर भेज दे और अपने शिप को बचाने के लिए अब कैप्टन उस अननोन शिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो उस शिप की बागडोर अब एक नए कैप्टन के हाथ में देता है जिसका नाम होता है जॉर्ज। जैसे ही कैप्टन उस अननोन शिप पर पहुंचता है वहां के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी कैप्टन को ये बात पता चल जाती है कि उस शिप के कैप्टन का नाम न्यूरो है और वो न्यूरो किसी अंतरिक्ष यान के बारे में जानना चाहता है और एक ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहता है जिसका नाम स्पॉक है। लेकिन कैप्टन के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होती और जैसे ये बात कैप्टन न्यूरो को पता चलती है वहाँ के लोग उस कैप्टन को मार देते हैं और फिर से उसी शिप पर हमला करने लग जाते हैं। अब जो नया कैप्टन होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है, अब कैप्टन जॉर्ज उस शिप में जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को उस जहाज को छोड़ने के आदेश जारी कर देता है और सारे लोग उस छोटी सी शिप में बैठकर बड़े से शिप को छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। दरअसल उसी कैप्टन की बीवी उसी शिप में होती है और वो प्रेग्नेंट होती है और किसी भी वक्त उसका डिलीवरी हो सकती है, इसीलिए वो कैप्टन जॉर्ज से बात करती है। लेकिन कैप्टन जॉर्ज एक प्लान बनाता है, वो उन सारे लोगों को उस शिप में से बाहर निकाल देता है। अब इसी छोटी शिप पर कैप्टन जॉर्ज की बीवी उसी वक्त एक छोटे बच्चे को जन्म देती है और अब तक काफी देर हो चुकी होती है और कैप्टन जॉर्ज उस शिप को उस अननोन शिप से टकराव करा देता है। इसी बीच कैप्टन जॉर्ज भी मर जाता है। अब इस हादसे को 15 साल बीत जाते हैं। अब हमें एक धरती जैसा ग्रह दिखाया जाता है जिसका नाम ओवा होता है और इसी ग्रह पर एक बच्चा दिखाया जाता है जो काफी स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। वो इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो गाड़ी सीधे खाई में जाकर गिरने ही वाली होती है, तभी वो बच्चा उस गाड़ी से छलांग लगा देता है और वो गाड़ी खाई में गिर जाती है और वो बच्चा बच जाता है। और ये शैतान बच्चा और कोई नहीं बल्कि इसका नाम क्लर्क होता है और ये क्लर्क और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जॉर्ज का ही बेटा होता है। अब दूसरी तरफ हमें एक और ग्रह दिखाया जाता है जिसका नाम वल्कन होता है और इसी ग्रह के लोगों को वल्कन्स कहते हैं। इसी ग्रह पर एक बच्चा होता है जो कि कर्क के ही उम्र का होता है और जिसका नाम होता है स्पॉक। हालांकि वल्कन ग्रह पर लोगों की ज्यादा आबादी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो काफी होशियार होते हैं और वो अपनी वफादारी के लिए भी जाने जाते हैं। वल्कन ग्रह के लोगों की एक खास बात होती है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। इन्हीं लोगों के बीच एक बच्चा होता है जिसका नाम स्पॉक होता है, वो उसी वल्कन्स का ही बेटा होता है, लेकिन उसकी माँ एक धरती के रहने वाली एक आम इंसान होती है। अब वल्कन्स का वो स्पॉक भी बड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ हमें ओवा ग्रह पर क्लर्क दिखाया जाता है जो कि काफी नशे में धूत होता है और वो काफी अय्याशी भी करता है। इसी बीच वो एक लड़की को भी छेड़ता है और उसी पब में क्लर्क की काफी पिटाई भी हो जाती है। उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उस लड़ाई को रोक देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी स्टारफील्ड का एक कैप्टन होता है जिसका नाम होता है पाइक। अब कैप्टन पाइक उसी क्लब में क्लर्क से बात करता है। दरअसल उसे ये बताता है कि वो इस कैप्टनशिप के लिए एप्लीकेशन करे, पर क्लर्क काफी होशियार लड़का होता है, उसके रिजल्ट भी काफी अच्छा आए हुए होते हैं, लेकिन वो पायलट की जॉब नहीं करना चाहता और ना ही वो आगे की एजुकेशन करना चाहता, वो बस इंजॉय करना चाहता है। इसका रिकॉर्ड देखते हुए कैप्टन पाइक उसे ये बताता है कि जिस तरह तुम्हारे पिताजी एक कैप्टन का जॉब करते हुए मर चुके हैं और तुम भी अब उनके नक्शे कदम पर एक अच्छे कैप्टन बनोगे। कैप्टन पाइक की ये बातें सुनकर कर्क सोचने पर मजबूर हो जाता है और अगली सुबह वो उसी जॉब को पाने के लिए उसी फील्ड साइट पर पहुंच जाता है। अब वहां पर क्लर्क को एक शिप में बिठाया जाता है और उसी शिप में एक लड़की होती है। ये वही लड़की होती है जिसकी वजह से क्लर्क की काफी पिटाई हो चुकी थी और अब क्लर्क भी उसी साथ फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसे जबरदस्ती उस प्लेन में लाया गया होता है और वो एक डॉक्टर होता है। उस आदमी का नाम निकोल होता है और वो अब सारे लोग उसी अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की ओर निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें वही विशालकाय अननोन शिप दिखाया जाता है जिसका नाम कैप्टन का नाम न्यूरो होता है
और वो एक वल्कन ग्रह के एक शिप कब्जे में ले लेता है। अब इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। अब दूसरी तरफ कर्क और उसके साथी भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं और उन्हें अब अपनी अगली स्पेस की ट्रेनिंग के लिए एक आखिरी एग्जाम देना बाकी होता है, जहाँ पर उन्हें एक शिप पर भेजा जाता है और उनसे एक ट्रेनिंग की जाती है जिसका कैप्टन अब कर्क को बनाया जाता है। और कैप्टन बड़ी ही चतुराई से वो जंग जीत जाता है और सही सलामत उस ट्रेनिंग को पार कर लेता है। लेकिन इसी ट्रेनिंग के दौरान कर्क ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया हुआ होता है। इसी वजह से एक कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है और कर्क पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। दरअसल ये इल्ज़ाम और किसी ने नहीं बल्कि स्पॉक ने ही लगाए हुए होते। स्पॉक उस स्टारफ्लीट का काफ़ी होशियार लड़का होता है और वहाँ के सारे नियम उसके पूर्वजों ने ही बनाए हुए होते और सारे स्टूडेंट उन्हीं नियमों के तहत उस मिशन को यानी कि उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं और अपने ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अब मिस्टर क्लर्क ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। उसने उनके नियम को न मानते हुए उसने अपनी तरीके से वो जंग जीती थी, इसीलिए वो अब स्पॉक भी उन पर आरोप लगाते हैं। तभी उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में उसे ये पता चलता है कि वल्कन ग्रह के पास एक अननोन स्पेसशिप देखा गया है और उसी अननोन स्पेसशिप को देखने के बाद वो सारे स्टूडेंट और सारे कैप्टन्स अब उसी स्पेसशिप की और अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट अब अपनी तैयारी कर उन्हीं स्पेसशिप सूट्स पहनकर अपने यान में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब कर्क को उस यान में बैठने की अनुमति नहीं मिलती क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो चुका है। तभी उसका दोस्त जो डॉक्टर है जिसका नाम निकोल है वो उसे ज़बरदस्ती एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे बीमारी का बहाना बनाकर उसे जैसे तैसे उस स्पेसशिप में ले आता है। उन सारे स्टूडेंट को एक स्पेस में खड़े हुए एक स्पेसशिप में शिफ्ट किया जाता है। ये स्पेसशिप काफ़ी बड़ा होता है और इस बड़े से स्पेसशिप का नाम होता है यूएसएस इंटरप्राइजेस और इस बड़े से शिप का कैप्टन और कोई नहीं बल्कि कैप्टन पाइक होता है। अब कर्क भी उसी शिप में आ जाता है लेकिन कर्क बेहोशी के हालत में होता है और जैसे उसे होश आता है वो उसी स्क्रीन पर एक न्यूज़ देखता है। उस न्यूज़ में उसे बड़े से शिप को अननोन शिप को देखने का दावा किया जाता है। तभी कर्क को ये पता चल जाता है कि ये बड़ा सा शिप और कोई नहीं बल्कि कैप्टन न्यूरो का ही शिप है और वो आए दिन किसी न किसी ग्रह या फिर किसी शिप पर हमला कर देता है और उसे तबाह कर देता है। अब क्लर्क उस अननोन शिप के बारे में उन लोगों को बताने की कोशिश करता है लेकिन उस शिप के सारे लोग क्लर्क को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे क्लर्क उस शिप के कैप्टन तक पहुंच जाता है जो कि कैप्टन पाइक होते हैं और उन्हें उन सारी बातों को बताने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर जो स्पार्क होता है वो उसकी बातों को इग्नोर करने की पूरी तरह से कोशिश करता है लेकिन पाइक उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनके सामने अचानक से वो लोग उस वल्कन ग्रह के आसपास इंटर करते हैं और वो देखते हैं कि उस ग्रह पर काफ़ी सारा मलबा वहाँ पर फैला हुआ है और वो लोग देखते हैं कि वो शिप भी वहाँ पर मौजूद है और वो वही शिप होता है जो कि कैप्टन न्यूरो का होता है। उस अननोन शिप के कैप्टन न्यूरो ने उसी वल्कन ग्रह के आसपास जितने भी स्पेस स्टेशन होते हैं सबको उड़ा दिया होता है और वल्कन ग्रह के सारे यानों को भी उड़ा दिया होता है। इसी वजह से उन पर संपर्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब कैप्टन न्यूरो के सामने यही अब यूएसएस इंटरप्राइजेस का स्पेसशिप आ जाता है और वो सीधे अब यूएसएस इंटरप्राइजेस की यानी से माइक से बात करते हैं और इसी बातचीत के बीच कैप्टन न्यूरो अब कैप्टन माइक को भी उनके स्पेसशिप पर बुलाने की बात करता है, नहीं तो वो उस यूएसएस इंटरप्राइजेस शिप को उड़ा देगा। सबसे पहले कैप्टन न्यूरो अपनी ताकत को दिखाने के लिए उस यूएसएस इंटरप्राइजेस शिप पर कुछ टॉर्बिडोज नाम के मिसाइल फायर कर देता है। इस वजह से यूएसएस इंटरप्राइजेस पर काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस वजह से कैप्टन माइक भी काफ़ी डर जाता है और उस यूरो के शिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो स्पॉक को उस यूएसएस इंटरप्राइजेस शिप का कैप्टन बना जाता है और दरअसल कैप्टन न्यूरो वल्कन ग्रह को तबाह करना चाहता है और स्पॉक से वो अपना बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो स्पॉक के ग्रह यानी कि वल्कन को वो अपना शिकार बनाना चाहता है और इसीलिए उसने उसी स्पेसशिप से एक ड्रिल मशीन नीचे छोड़ी हुई होती है और उसी के सहारे वो उस ग्रह से पूरी ऊर्जा को खींच लेता है और फाइनली उसमें एक बॉम्ब डालने वाला होता है और उस ग्रह को वो पूरी तरह से नष्ट करने वाला होता है। अब कैप्टन न्यूरो के सारे कारनामों की जानकारी यूएसएस इंटरप्राइजेस के क्रू को लग जाती है। अब कैप्टन स्पार्क और क्लर्क मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो 3 लोगों की टीम बनाते हैं और एक खास सूट पहनकर वो अब वल्कन ग्रह पर इंटर कर देते हैं। इन्हीं 3 लोगों की टीम में एक क्लर्क और 2 को पायलट होते हैं। जैसे ही ये लोग एक जगह पर लैंड करने वाले होते तभी एक पायलट का वहाँ पर बैलेंस बिगड़ जाता है और वो
उसी खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी ये दो लोग सेफली वहाँ पर लैंड कर जाते हैं। तभी वहाँ पर वोल्गुरा के रोग आ जाते हैं और इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और ये लोग सक्सेसफुली उस ड्रिल मशीन को बर्न करने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग जल्दी से जल्दी उसी इंटरप्राइजेस शिप पर वापस भी आ जाते हैं। और उसी वक्त कैप्टन पाइक भी अब वो न्यूरो के शिप पर पहुंच जाता है और कैप्टन के लोग उसे उसी स्पेसशिप में कैद कर लेते हैं। लेकिन अब कैप्टन न्यूरो को उनके उसी मिशन के बारे में पता चल जाता है कि उन्होंने उस ड्रिल को फेल कर दिया है। इसीलिए वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और एक बॉम्ब लॉन्च कर देता है। ये बॉम्ब अब वल्कन ग्रह के अंदर चला जाता है और वो जैसे ही अंदर चला जाता है अब कैप्टन स्पॉक को पता चल जाता है कि अब वल्कन ग्रह नष्ट होने वाला है और उसके जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो सारे नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए वो अपने परिवार और अपने लोगों को बचाने के लिए एक खास यंत्र की मदद से वहाँ पर वल्कन ग्रह पर वो डायरेक्टली पहुँच जाता है। उसी वल्कन ग्रह पर एक गुप्त जगह होती है जहाँ पर उसके सारे साथी रहते हैं, जहाँ पर उसका परिवार भी रहता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाता है और सारे लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो बॉम्ब की वजह से सारी जगह पर हलचल मचने लगती है और वो जगह तबाह होने लगती है और इसी तबाही के बीच स्पॉक जल्दी जल्दी में वहाँ के लोगों को उस स्पेसशिप पर शिफ्ट करने लगता है और इसी शिफ्टिंग के बीच में मिस्टर स्पॉक की माँ उस शिफ्टिंग के बीच में बाहर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है और देखते ही देखते वो ग्रह तबाह हो जाता है। अब कैप्टन स्पॉक को इस बात का काफ़ी दुख होता है लेकिन वो अपने चेहरे पर इस चीज़ को आने नहीं देता। कोई जितने भी वल्कन्स होते हैं उनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं होते क्योंकि वल्कन्स अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं और वो अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। अब कैप्टन स्पॉक ने अपने कई सारे लोगों को तो बचा लिया है लेकिन अब बारी कैप्टन पाइक की होती है। कैप्टन पाइक को बचाने के लिए अब कैप्टन स्पॉक के सामने सबसे बड़ा सवाल उसका क्रू का होता है क्योंकि नोरा का जहाज इतना बड़ा और काफ़ी जंगी जहाज होता है और उसके सामने इंटरप्राइजेस का जहाज कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जैसे ही वो उस पर हमला करेंगे तो नुकसान इंटरप्राइज का ही होगा। इसीलिए अब कैप्टन स्पॉक वहाँ से जाने का फैसला करता है लेकिन कर्क उसकी बातों से सहमत नहीं होता। कर्क ये चाहता है कि आएगा और वो कैप्टन पाइक को वहाँ से निकाल कर लेके आएंगे और इसी मुद्दे को लेकर कर्क और कैप्टन स्पॉट के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। जहाँ तक बात है कैप्टन स्पॉट की, कैप्टन स्पॉट काफ़ी अनुशासित होता है और वो स्टारफील्ड के नियमों को नहीं तोड़ना चाहता। इसीलिए वो कर्क की बात ना सुनते हुए अपने क्रू के बारे में सोचता है और उन्हें बचाकर सही सलामत स्टारफील्ड पर वापस ले जाना चाहता है। अब दूसरी तरफ कैप्टन पाइक भी अब न्यूरो के कब्जे में होता है और न्यूरो उसे काफ़ी इंटरोगेशन कर रहा होता है। वो उसे अर्थ के बारे में और यहाँ पर बनने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन कैप्टन पाइक उसे कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए कैप्टन न्यूरो अब कैप्टन पाइक को टॉर्चर करने लगता है और अब दूसरी तरफ कर्क कैप्टन पाइक को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन उस शिप का कैप्टन अब स्पॉक होता है। इसीलिए स्पॉक अब उस शिप को अपने ग्रह की ओर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई में कैप्टन स्पॉक कर्क को बेहोश कर देता है। अब कैप्टन स्पॉक कर्क को एक डोम में बिठाकर किसी अननोन ग्रह पर छोड़ देता है। ये ग्रह काफी बर्फीला होता है। अब जैसे ही कर्क को होश आता है वो उस डोम से बाहर निकलता है। जैसे वो उस डोम से बाहर निकलकर देखता है तो वहाँ पर बर्फीला पहाड़ होता है और सारी जगह बर्फ से ढकी हुई होती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है। ये क्रिएचर को देखकर कर्क काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी इसी भागा दौड़ी में उस क्रिएचर के ऊपर भी एक और बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है और उसे मारकर फेंक देता है। तभी वो क्रिएचर अब कर्क की ओर बढ़ने लगता है और कर्क अपनी जान बचाते हुए एक बर्फीले पहाड़ के अंदर घुस जाता है। अब उसी बर्फीली गुफा में एक और आदमी होता है जो कर्क की उस क्रिएचर से पीछा छुड़ाने में मदद करता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन स्पॉक के ही पिता होते जो कई सालों से उस गुफा में रह रहे हैं और उन्हें उस गुफा में कैप्टन न्यूरो ने ही डाला होता है क्योंकि कैप्टन न्यूरो उसे कुछ जानकारी निकालना चाहता था और स्पॉक ने उस जानकारी देने से मना किया था। दरअसल वल्कन्स के लोगों को फ्यूचर के बारे में काफी कुछ जानकारी होती है और तभी स्पॉक एक मिशन पर निकल जाता है क्योंकि स्पॉक को ये पता चल जाता है कि पूरे प्लेनेट पर एक खतरा मंडरा रहा है। एक सुपरनोवा नाम का ग्रह सारे प्लेनेट को तबाह कर रहा है। तभी उसी ग्रह को ढूंढने के लिए कैप्टन स्पॉक ग्रह पर निकल पड़ता है। तभी उसे वो सुपरनोवा ग्रह दिख जाता है और उस पर वो एक रेड मैटर नाम का हथियार फायर कर देता है। इस वजह से सारा ग्रह तबाह हो जाता है और उसकी चपेट में एक और ग्रह तबाह हो जाता है और वो ग्रह और किसी का नहीं बल्कि कैप्टन न्यूरो का होता है। और उसी ग्रह के तबाह हो जाने के कारण कैप्टन न्यूरो अब सारे फेडरेशन से ये बदला ले रहा होता है।
उस ग्रह के विस्फोट के बाद कैप्टन न्यूरो अब कैप्टन स्पॉक के पीछे लग गया था। तभी अंतरिक्ष में वहां पर एक ब्लैक होल तैयार हो गया था और ये दोनों शिप टाइम ट्रैवल में फंस चुके थे और कई सालों बाद न्यूरो उस टाइम ट्रैवल से बाहर आता है। लेकिन न्यूरो के बाहर आ जाने से पहले ही कैप्टन स्पॉक और उसका शिप उस टाइम ट्रैवल से बाहर आ गया था और कहीं चुप गया था। टाइम ट्रैवल से बाहर आ जाने के बाद न्यूरो काफ़ी गुस्से में होता है और उसका सबसे पहले सामना यूएसएस काल्विन से होता है। ये वही शिप होता है जिसके कैप्टन कर्क के पिताजी होते हैं और उसने उस शिप को तबाह कर दिया था। और अब न्यूरो इसी बात का बदला यूएसएस फेडरेशन से लेना चाहता है और वो स्पॉक से भी इसी बात का बदला लेना चाहता है। और एक दिन स्पॉक अंतरिक्ष में घूमते हुए अचानक से उसके सामने कैप्टन न्यूरो का जहाज आ गया था और कैप्टन न्यूरो ने उससे उस जहाज को छीन लिया था और उसके पास से वो रेड मैटर भी छीन लिया था और उसे उसी बर्फीले ग्रह पर मरने के लिए छोड़ दिया था जहाँ पर अब कर्क रुका हुआ है। और अब इसी वजह से कैप्टन न्यूरो ने उन वल्कन ग्रह पर हमला कर दिया था और उस वल्कन ग्रह को तबाह कर दिया था। अब वो फेडरेशन की ओर बढ़ने लगा है। ये सारी बातें कैप्टन स्पॉक कर्क को बता रहा होता है। तभी अब स्पॉक कैप्टन कर्क को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक स्टेशन होता है। ये एक स्पेस स्टेशन होता है और स्पेस स्टेशन को एक स्कॉटी नाम का आदमी संभाल रहा होता है। ये स्कॉटी नाम का आदमी भी यहाँ पर एक सजा काट रहा होता है। ये सजा और किसी ने नहीं बल्कि फेडरेशन ने उसे दी हुई होती है। ये स्कॉटी नाम का आदमी स्पेसशिप में इंजीनियर का काम करता था और इसने एक आविष्कार भी बनाया था। इसने एक आविष्कार में ये बनाया था कि ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर किसी भी इंसान को शिफ्ट कर सकता है। अब सीनियर स्पॉक इसी आविष्कार की वजह से इंजीनियर स्कॉटी और कर्क को उसी फेडरेशन वाले यूएसएस इंटरप्राइजेस शिप पर भेज देता है। अब यूएसएस इंटरप्राइजेस के शिप के क्रू मेंबर्स को ये पता चल जाता है कि वहाँ पर घुसपैठिया आ चुके, यानी कि कर्क और स्कॉटी उस स्पेसशिप में पहुंच चुके। इसीलिए वो लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं और स्पॉक के सामने हाजिर कर देते हैं। और अब कर्क कैप्टन स्पॉक के बीच में फिर से बहस शुरू जाती है। इसी बहस के बीच में कर्क उसकी माँ के बारे में बोलने लगता है और यहाँ पर स्पॉक काफी इमोशनल हो जाता है और वो कर्क को मारने लगता है। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद दरअसल स्पॉक के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता और ये फेडरेशन के नियमों के खिलाफ होता है। इसीलिए स्पॉक को कैप्टनशिप छोड़नी पड़ती है। अब ये कैप्टनशिप का जिम्मा अब कर्क पर आ जाता है और क्लर्क अब स्पॉक को ही अपना वॉइस कैप्टन बना लेता है। एंटरप्राइजेस शिप का कैप्टन बनने के बाद वो उस क्रू को आदेश देता है कि वो सबसे पहले कैप्टन पाइक को बचाएगा और वो इसीलिए अब न्यूरो के जहाज की ओर बढ़ने लगते हैं। हालांकि कैप्टन न्यूरो को हराना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए सारे क्रू मेंबर मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दरअसल कैप्टन कर्क को ये पता होता है कि उस शिप पर एक ऐसा जहाज है जिस पर रेड मैटर नाम का एक विस्फोटक लगा हुआ है। अगर वो विस्फोटक उनके हाथ में लग जाए तो वो कैप्टन न्यूरो का पूरा जहाज तबाह कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ कैप्टन न्यूरो का अगला निशाना और कोई नहीं बल्कि अर्थ होता है और अर्थ के वो काफी करीब पहुंच गया होता है और वो उसी तरह जिस तरह वल्कन ग्रह पर उसको तबाह किया था उसी तरह से वो अब अर्थ को भी तबाह करना चाहता है। इसीलिए वो वहां पर भी एक ड्रिल मशीन नीचे छोड़ देता है। कर्क और उसकी टीम अब न्यूरो का पता लगा लेती है और वो लोग उसके स्पेसशिप के तरफ पहुंच जाते हैं। वो उसके स्पेसशिप के पास वाले ग्रह पर अपने शिप को रुका लेते हैं और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग अब स्पॉक और कर्क मिलकर उसके शिप में इंटर कर देते हैं। जैसे कर्क और स्पॉक न्यूरो के शिप पर पहुंच जाते हैं, न्यूरो के लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं और कर्क और स्पॉक भी उन दोनों पर हमला करते हैं। उनके कई सारे लोग मार देते हैं। तभी इसी बीच स्पॉक उसके वही वल्कन वाले शिप पर पहुंच जाता है। अब स्पॉक उस शिप को लेकर अर्थ की ओर निकल पड़ता है और उस ड्रिल मशीन को तबाह कर देता है। इस वजह से न्यूरो काफी गुस्से में आता है, लेकिन वो अब कर्क को भी पकड़ लेता है। न्यूरो कर्क को भी काफी टॉर्चर करने लगता है। अब कैप्टन स्पॉक ने उस ड्रिल मशीन को तबाह कर दिया है। इस बात की खबर अब कैप्टन न्यूरो को लग जाती है और वो और भी गुस्से में आ जाता है और वो कर्क को छोड़कर अब स्पॉक को मारने के लिए निकल पड़ता है और वो शिप को स्पॉक की ओर बढ़ाने लगता है। यहाँ पर कर्क अब न्यूरो की चंगल से छूट जाता है और वो कैप्टन स्पाइक की ओर पहुंच जाता है और उन्हें वहां से भी छुड़ा लेता है। अब स्पॉक भी उसी शिप की मदद से न्यूरो के शिप पर पलटवार कर देता है। वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अब न्यूरो की शिप की ओर बढ़ने लगता है। अब उन दोनों शिप के बीच में टक्कर होने ही वाली होती है। तभी यूएसएस इंटरप्राइजेस शिप पर जो स्कॉटी नाम का इंजीनियर होता है उसकी टेक्नोलॉजी की मदद से वो उन तीनों यानी कि कर्क, स्पॉक और कैप्टन पाइक को यूएसएस इंटरप्राइजेस शिप पर ले आता है और तभी वो शिप उन दोनों के बीच में टकराव हो जाती है और अब कैप्टन न्यूरो का शिप पूरी तरह से तबाह होने लगता है। इसी बीच जो स्पॉक का शिप होता है उसमें रेड मैटर नाम का मटेरियल होता है और वो रेड मैटर नाम का मटेरियल फट जाता है और उससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से वह अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल तैयार हो जाता है और उसी ब्लैक होल में वो लोग अब न्यूरो का शिप जाने लगता है।
यहाँ पर कैप्टन क्लर्क न्यूरो को बचने का ऑप्शन देता है, लेकिन न्यूरो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो उसी जहाज के साथ मरना चाहता है, इसीलिए वो लोग अब उसी ब्लैक होल में गायब हो जाते हैं। तभी ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक होल की वजह से वो लोग उस ब्लैक होल की ओर खींचने लगते हैं। उनका जहाज भी नाकाम हो रहा होता है। तभी ये लोग एक आइडिया लगाते हैं। ये यहाँ पर एक बॉम्ब लॉन्च करते हैं और वो ब्लैक होल की ओर भेज देते हैं। वो बॉम्ब जैसे ही फटते हैं, ब्लैक होल में एक बड़ा धमाका हो जाता है और उसकी फोर्स की वजह से उन लोगों का शिप भी पुश हो जाता है और वो फेडरेशन की ओर निकल आते हैं। अब सारे लोग फेडरेशन की ओर यानी कि स्टारफील्ड की ओर पहुंच जाते हैं। तब कैप्टन क्लर्क के बारे में सारे लोगों को पता चल जाता है और अब नए यूएसएस इंटरप्राइजेस का कैप्टन क्लर्क को ही बनाया जाता है। और कैप्टन क्लर्क के इसी काम से पूरा फेडरेशन काफी खुश हो जाता है और उसे एक नए मिशन पर भेज देते हैं। इस मिशन पे उसका को पायलट होता है कैप्टन स्पॉक। और इसी के साथ साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, स्टार ट्रेक ये मूवी 2009 में रिलीज की गई थी और इस मूवी के डायरेक्टर है जे एब्राम्स। ये मूवी साइफाई एक्शन कैटेगरी में आती है और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिले 7.9 आउट ऑफ 10। दोस्तों, स्टार ट्रेक सीरीज की ये पहली मूवी थी जो 2009 में रिलीज की गई थी। लेकिन स्टार ट्रेक के और भी 2 मूवी है, जिसमें से स्टार ट्रेक इनटू द डार्कनेस ये मूवी 2013 में रिलीज की गई थी और एक मूवी स्टार ट्रेक बियॉन्ड ये मूवी 2016 में रिलीज की गई थी। दोस्तों, आप अगर इन दोनों मूवीज के भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। मिलता रहूँगा एक और नई मूवीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।